गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो वेबिनार वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप पराशरी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, उसके ऊपर है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छे। इसके अंदर मैं, हाँ सुखजीत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट, आपको साउंड नहीं आ रहा क्या? अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए, मैंने आपको दे दिया है वो। हाँ बोलिए आप। सर एक क्वेश्चन था मेरा। आप किस कोर्स में कुंडली करेक्शन सिखाते हैं जिसमें टाइम करेक्शन, कोई बंदा कह दे मेरा 15-20 मिनट इधर उधर है, वो कैसे करेक्शन का, वो कौन से कोर्स अभी में है? वो करेक्शन 15-20 मिनट का है ना, वो अभी इसके बाद जो है ना, मेरा एस्ट्रो वास्तु की क्लास है, रात 10 बजे है वो फ्री वेबिनार। वहां आपको जो है ना, जो प्लेनेट बैठे हैं वो वास्तु दोष वहां वहां है। अगर मान लीजिए ग्रह वहां बैठा है तो वो वास्तु दोष देगा ना। ठीक है, तो वो वहां से उसको देखेंगे। क्योंकि ठीक है, सर अगर किसी ने 5 मिनट भी इधर उधर कर दिया, D9 तो चेंज हो जाता है ना। हाँ D9 चेंज हो जाता है। तो फिर उसका वो उसको करेक्शन कैसे आप घुमा करेंगे? करके आप देख लीजिए, उससे पूछ लीजिए। कारण क्या है कि मोस्ट ऑफ द टीचर गेट कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज खुद होते हैं। पर ये विद्या मुझे आती है, मैं जानता हूं, मैं बिना टाइम एक्यूरेसी किए किसी का चार्ट नहीं बनाता, बट आई नेवर हैंड ओवर दिस टेक्निक वेरी ओपनली। मैं किसी को हैंड ओवर नहीं करता। ये बहुत सारे टीचर धुरंधर कहते हैं, करके तो दिखाए ना। मैं तो क्लास के अंदर ऑनलाइन चार्ट उठा करके इंटरप्रिटेशन शुरू कर देता हूँ, कई बार अपने मूड होता तो क्लास में पढ़ा देता हूँ, आ जाओ चार्ट लाइव। सर यही तो सीखना चाहिए, जरूरी। चलिए ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर D1 और D9 के ऊपर। हमारा जो वैदिक लेवल 2 है, इसके अंदर हम सीखेंगे क्या? सबसे पहले D2 चार्ट सीखेंगे, D9 चार्ट सीखेंगे, D10 चार्ट सीखेंगे, D30 चार्ट। मैं इन्हीं चार्ट्स को देखता हूं। क्लियर? ये आपको बहुत ज्यादा होता है। अब ये जो D9 है, ये D2 तो धन से रिलेटेड है, हमारे पास भगवान धन कितना देगा। D9 लोग मैरिज को देखते हैं, बट ये सभी पहलुओं में देखना चाहिए। D10 जो होता है वो D1 का है, जो 10th हाउस है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। और D30 रिप्रेजेंट्स कर्मास, हमारे कर्म को बताता है, हमारे कर्म की सदगति बताता है D10 चार्ट। ठीक है, अब मैं आराम से एक्सप्लेन करता चला जाता हूं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। अगर आपका D1 का लग्ना लॉर्ड असेंडेंट और D9 का लग्ना लॉर्ड both are without malefic affliction, means the god has given you a smooth life। सिंपल सी बात याद रखिए, आपके D1 का लग्ना लॉर्ड और D9 का लॉर्ड अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है तो आप पिछले जन्म में मोती दान करके आए थे। सिंपल सी बात अब याद रखिए। ठीक है, अब इसे एक और कैसे समझते हैं? D1 इज योर बॉडी। ठीक है, और ये आपकी सोल है, आत्मा है, ये आत्मा है आपकी। जो ग्रह यहां हैं, अगर वो आत्मा में भी ठीक ठाक हैं, मित्र राशि में हैं, मित्र ग्रह द्वारा दृष्ट हैं, तो उस ग्रह में अपूर्व शक्ति आ जाती है। वेरी सिंपल, कोई ज्यादा इसमें दिमाग वाली बात ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर यहां पर 1 से लेके 12 तक साइन आएंगे, मेष राशि आएगी आपकी, वृष राशि आएगी, मिथुन राशि, कर्क राशि, ये सब राशियां आएंगी। अगर मीन राशि का आपका D9 का नवमांश है तो आप आदमी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा आदमी बिल्कुल ठीक है काफी हद तक। लेकिन 100% की गारंटी आप नहीं ले सकते, लेकिन वो आदमी काफी हद तक इज गुड फॉर यू। आगे चलते हैं। अब आपको एक अच्छी चीज बताता जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सीखना, और अभी अपने चार्ट लगा करके अभी अभी देख लो साथ के साथ। उसके बाद आप मेरे से डिस्कस करो, मुझे तो अच्छा लगेगा। मैंने तो मना नहीं किया आपको कि भाई ये चीज ये नहीं है ठीक, या वो चीज वो ठीक नहीं है, तो आप उसको लगाइए और उसको करिए। अब आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट आ रहा है हमारा, जैसे आपका लग्नेश कोई भी हो गया, हाँ मान लीजिए आपका टॉरस लगन है, इसका स्वामी बना शुक्र टॉरस लगन का, मैंने बाहर रखा, यहां नहीं रख रहा हूं, इसका स्वामी बना शुक्र। अब यहां पर देखिए D9 में कहीं पे भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं वेदर इट इज केंद्रा या ट्राइन, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, कहीं पे भी मान लो कर्क राशि यहां आई और शुक्र यहां बैठा है, अब ये कर्क के नवमांश में है, यानी चंद्रमा के नवमांश में, ठीक है, बात क्लियर हो गया, चंद्रमा के नवमांश में। तो चंद्रमा जो है वो चंचल स्वभाव है, उसकी कलाएं बढ़ती हैं, कलाएं घटती हैं, तो ऐसे आदमी के स्वभाव में चंचलता होगी, मानसिक स्ट्रेस ज्यादा लेगा, क्लियर है, उसके अंदर खांसी जुकाम की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, क्लियर है, सिंपल सा है, मानसिक कमजोरी होगी, कफ के रोग होंगे, चंचल स्वभाव हो जाएगा, अभी गुस्सा है अभी शांत हो गया। तो आप ये देखिए मेरा लगन का स्वामी किसके नवमांश में गया, क्लियर, तो वो नवमांश किसकी में गया वो हमें देखना है, बस सिंपल सी छोटी सी बात है, सूर्य के गया तो ईगो दे देगा, सूर्य के नवमांश में गया, सूर्य तो ईगो है, अब मान लीजिए शुक्र सूर्य की राशि में बैठा है यानी सिंह राशि में बैठा है, ईगो दे देगा, ऐसा आदमी। अगर शुक्र की राशि में बैठा एक हो सेकंड सर, मेरे को ना बाद में आप पूछ लीजिएगा, मैं इसीलिए सबको थोड़ा सा म्यूट रख देता हूँ, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, आपकी 20 क्वेरी हो मेरे से पूछिए सर प्लीज, कोई एक छोड़ 20 क्वेरीज हो आप पूछिए। अब आगे चलते हैं, इसी तरह से हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से। अब मैरिज के लिए भी हम कहते हैं कि जी हम तो मैरिज देखेंगे, ठीक है, मैरिज देखना है, देखिए मैरिज बहुत अच्छी बात है। एक चीज सूत्र याद रखिएगा, अभी चेक करिए और क्लास के लास्ट में मेरे से डिस्कस करिए, आई विल वेरी फील हैप्पी इफ यू डिस्कस विद मी, मैं बड़ी अच्छी टेक्निक्स आपको देने का प्रयास करूंगा। अभी आप जो है इस ध्यान से देखिएगा, क्या कि अगर आपका क्या है कि शुक्र हु इज द कारका फॉर मैरिज, क्लियर है सर, मैरिज का कारक है, अगर वो D9 में अफ्लिक्शन में है, कारक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कारक को देखते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, चाहे आप क्या नाम है वैदिक पढ़ें, चाहे आप नाड़ी पढ़ें, चाहे आप जेमिनी पढ़ें, कारक पीड़ित है तो कारक जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उससे पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी, बात क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। अब आपको एक बड़ा अच्छा सूत्र सिखा रहा हूं और बड़े ध्यान से देखिए, कोई भी ग्रह अपने से अष्टम बैठा हो, अब देखो जैसे मान लीजिए हमने मेष लगन लिया, एक सेकंड आप देखिए बड़े ध्यान से, मैं एक एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब ये 7th लॉर्ड यहां पर बना हमारा शुक्र मेष लगन में, इसका तो दुर्भाग्य यही है कि इसका 7th लॉर्ड शुक्र बना जो कारक भी है, यानी एक ही ग्रह बना, बाकी लग्नों के लिए तो अलग अलग हो जाएगा, पर इस लगन के लिए कारक भी शुक्र बना और 7th हाउस का लॉर्ड भी शुक्र बना। अब आप देखिए D9 के अंदर मान लीजिए शुक्र जो है, एक सेकंड, D9 में हम बना लेते हैं, कोई लगन बना लेते हैं, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया हमने। अब मैं कोई भी हिसाब से नहीं चलता, टेक्निक सीखनी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेक्निक इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इनका शुक्र तो यहाँ 9th में बैठा हुआ था, बहुत अच्छी बात है, और ये शुक्र गलती से कर्क राशि में बैठा है, अब आपको ये भाव वर्गोत्तम दिख रहा है, यस दिस इज अ भाव वर्गोत्तम, बिकॉज D1 में भी 9th हाउस में है और D9 में भी 9th हाउस में, पर आपने ये नहीं देखा ये जिस राशि में बैठा है वो राशि अष्टम है, सिंपल,
देखिए शुक्र से 7th हाउस में मिथुन राशि है और 8वीं राशि कर्क राशि है, ये अष्टम में चला गया जहां वो D1 में बैठा था। दिस इज अ वेरी बैड योगा। जबकि आपको क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई ये दे रहा है कि भाई साहब ये तो भाव वर्गोत्तम है, पर ये तो गड़बड़ है। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं, अगली टेक्निक बताता हूं। अब जैसे मान लीजिए एक और सिखा देता हूं, 3 हाँ, अब मान लीजिए ये हमारा जो जो लग्ना लॉर्ड बना मंगल, क्लियर है, लग्ना लॉर्ड मंगल है। चलिए अब हम इसको कहाँ बिठा लेते हैं, मंगल को हमने बिठा दिया, यहां बिठा दिया पंचम भाव में। अब यहां पर कुछ भी ले लेते हैं, ये बना इसका, मैं एजम्पशन बेस पे ले रहा हूं, कोई वो रूल नहीं ले रहा। अब यहां पर तो हमें लगना लॉर्ड सिटिंग इन द 5th हाउस, यानी त्रिकोण में आया, बहुत अच्छा योग है, वेरी गुड योगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर ये मंगल यहां पर बैठा है मीन राशि में, तो देखिए जहां ये बैठा है यहां पर जो है कहाँ आया, ये राशि अष्टम में पड़ती है। जहां ये मंगल बैठा हुआ था, मंगल अपने से अष्टम राशि में बैठ गया, ऐसे देखना है इसको हमने। और ये 7th हाउस D9 का 7th हाउस को इफेक्ट भी कर गया। देखिए 7th हाउस को अफ्लिक्शन में डाल दिया मंगल ने, क्लियर है। इसी तरह हम देखेंगे क्योंकि D1 D9 में भाव वर्गोत्तम होता है, एक राशि वर्गोत्तम होता है। राशि अभी भाव सिखाया था, राशि वर्गोत्तम कैसे होता है, जैसे मान लो शनि यहाँ बैठा है, यहाँ पे भी शनि बैठा, अब ये राशि वर्गोत्तम हो गया। सिंपल, कोई बुद्धि नहीं लगानी है आपको। आगे चलते हैं। अब आप देखिए हम लोग विवाह पर थोड़ा केंद्रित करते हैं। D1 का जो लगना लॉर्ड है, अगर वो केंद्र में बैठा है ग्रह या त्रिकोण में बैठा है ग्रह, कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पाप प्रभाव है तो डेट कीप्स यू डिले इन द मैरिज, मैरिज में डिले हो सकता है, बट आप ये नहीं कह सकते मैरिज नहीं होगी, बट ये टाइम से मैरिज करा देगा। क्लियर, वेरी गुड। अब एक सीक्रेट वाला सूत्र मैं यही आपको बताता हूं D1 और D9। अब इसका लगना लॉर्ड कोई भी हो सकता है, इसका लगना लॉर्ड, ये मान लीजिए हमने इसको कहा B का जो लॉर्ड बना, इसको कहा A बना, ये दोनों A+B D1 में बैठ गए। दिस इज वेरी गुड राजयोगा फॉर द मैरिज, बहुत इजीली शादी हो जाएगी। नो, द पर्सन इज बोर्न फॉर द सोसाइटी, नॉट फॉर द मैरिज। After the marriage, he will not have a time for his spouse. He should not go for the marriage. तो उसे शादी के लिए नहीं जाना चाहिए। He is born for the society. सिंपल सी बात है। अब और चीजें सिखाता हूं आपको, जैसे मान लीजिए, अब और देखिए D1 में जो ग्रह बैठा है, देखिए क्या वो D9 में शत्रु राशि में बैठा है। शत्रु राशि में बैठा है तो दिक्कत कर देगा। मान लो किसी का ये है, ये वाला लगन है 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बुध बना इसका स्वामी 10th लॉर्ड का, और वो बुध कहीं पे भी यहां पर मान लीजिए चंद्रमा की राशि में बुध बैठा, ये तो शत्रु में बैठ गया। या मान लीजिए मेष राशि में बुध बैठा, फिर से शत्रु राशि में बैठा। तो अगर इसकी दशा आएगी तब पीड़ा होगी, समझ लीजिए। शत्रु राशि में, ये आपका शरीर है, दैट इज योर बॉडी, दिस इज योर सोल, ये आपकी आत्मा है। आत्मा में तो दोष आया हुआ है। तो जबकि हम जब D1 चार्ट देख रहे थे वहां तो बड़ा अच्छा दिखा रहा था, लेकिन D9 में वो शत्रु राशि में बैठने के कारण अशुभत्व दे गया। अब यही बुध मान लीजिए 2 नंबर राशि में बैठ जाए, मित्र राशि में बैठने की वजह से इसमें शक्ति आ गई, सपोर्ट आ गई, आप ये कह सकते हैं बैक सपोर्ट आ गई। दूसरा इसे क्या कह सकते हैं, अब हम कहें कि बुध की नमांश तुल्य राशि कौन सी है, बुध की नमांश तुल्य राशि है कौन सी, वृष।
और इस बुध की राशि तुल्य नमांश क्या है? राशि कौन सी है? कन्या। समझ आ रहा है? बुध की नमांश तुल्य राशि कौन सी बनी? वृष राशि बनी। सिंपल सा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलेंगे। सूत्रस तो मैं इतने सारे करा दूंगा, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये मत समझिए 2 पॉइंट्स पढ़ा के आपकी क्लास खत्म है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सज्जन की तारीफ कर रहा हूं जिन्होंने मेरे को हाईलाइट करा, जो मेरे को खुद को फोकस नहीं था। मिस्टर एपी कुमार, ही हैज एनरोल्ड हिमसेल्फ। उन्होंने मेरा जॉब एंड प्रोफेशन का कोर्स किया, दूसरी क्लास में ही उन्होंने मेरे को इस कोर्स की फी पे कर दी हुई है। ही हैज एनरोल्ड हिमसेल्फ। बोले सर आप तो सूत्र जितने सारे दे देते हो, कोई देता नहीं है। 2 सूत्र को या 3 सूत्र को घुमा के हो गई क्लास खत्म, बट आप सूत्र पे सूत्र लिखाते जाते हो इतने सारे, इतनी सारी टेक्निक हमें दे देते हो। और मैं कहता हूँ क्लास में वर्क अपने अपने चार्ट लेके बैठो, और चार्ट लेके बैठ के और उसको करो आप अच्छे से। अब आता है D9 में हमें 64th नमांशा देखना है। इसमें जब भी ट्रांजिट में पापी ग्रह आएंगे, पापी ग्रह कौन से होते हैं? वो हैं मंगल, राहु, केतु और शनि। आपको शारीरिक व मानसिक पीड़ा देके रहेंगे। सिंपल सी बात, कोई दिमाग नहीं, बहुत सिंपल सी बात, मानसिक पीड़ा दे करके रहेंगे ही रहेंगे। क्लियर है? छोटी सी टेक्निक थी। अब आगे चलते हैं, एक और सीक्रेट वाला सूत्र आपको सिखा देता हूं इसी क्लास के अंदर। आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा लग्नेश जो है मंगल 3rd हाउस में बैठा। क्लियर है जी? लग्नेश 3rd हाउस में बैठा। अब मान लीजिए मंगल हम कोई भी यहाँ पे बना लेते हैं। सिंह लगन का मान लीजिए नमाज बन गया 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। एक और टेक्निक है, ये अलग अलग टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं क्लास के अंदर डीपली और बहुत अच्छे वे में सिखाता हूं। अब ये देखिए, अब ये मंगल मैंने यहां कर दिया। अब आपको तो लग रहा है ये उच्च का है मंगल, वेरी गुड, ये उच्च का है। आप कहेंगे लग्नेश मेरा नमांश में उच्च का है। ओ भैया जरा ध्यान से तो देख, ये जहां बैठा हुआ है वहां से ये अष्टम है। गिनो ये सामने वाला धनु राशि 7th हुई, ये अष्टम भाव पड़ा। आप इसको गलत रीड करके नमांशा कुंडली, यहाँ पराक्रम भाव में 3rd हाउस में मंगल बहुत अच्छा हो गया, वेरी गुड, D1 में। अब आपने D9 में भी देखा, माई लग्ना लॉर्ड इज एक्सॉल्टेड, वेरी गुड। अरे बाबा देखो तो सही, वो है कहां पर? जहां बैठा है वहां से वो अष्टम है, ऐसे नहीं चलेगा। आगे चलते हैं। D9 से आपको धन प्राप्ति योग सिखाए जाएंगे। D9 से कि धन प्राप्ति कब होती है, ज्यादातर लोग पूछते हैं ना मेरे को, सर धन प्राप्ति कब होगी? ये धन प्राप्ति के योग बहुत अच्छे से आपको D9 में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। अगर मान लो कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाए, अब जैसे ये देखिए 2 नंबर का लगन है, वर्गोत्तम में एक अच्छे सा प्रकाश डालना चाहूंगा सो दैट आपको पता रहे कि वर्गोत्तम ग्रह में क्या गड़बड़ हो जाती है। मान लीजिए मंगल यहां बैठा है और यहां पर भी मंगल कहीं पे भी 12 नंबर में ही बैठ गया, राशि वर्गोत्तम हो गया। आपने कहा जी मंगल मेरा तो वर्गोत्तम है, पर भाई साहब ये भी तो देख लो, इस लगन का शत्रु ग्रह है, मार्केश भी है, ड्यू टू द 7th लॉर्ड। द्वितीय और सप्तम के स्वामी मारक होते हैं। आपने ये तो देख लिया मंगल मेरा वर्गोत्तम है। भैया ये लगन के लिए कारक ग्रह नहीं है, अकारक ग्रह है, फंक्शनल मैलेफिक बोलते हैं इसको। सो ड्यू टू द फंक्शनल मैलेफिक की वजह से इसकी दशा आ गई। दशा का मतलब क्या होता है? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। जब भी मंगल आएंगे महाराज आपको पीड़ा दे करके जाएंगे, क्योंकि इस लगन का फंक्शनल मैलेफिक है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन पॉइंट। बहुत सारे सूत्र आप आएंगे क्लास में शेयर होंगे। देखिए लव अफेयर आप जो देखते हैं वो देखते हैं मंगल और शुक्र से, ज्यादातर नाड़ी में भी इसी में ही पढ़ाया जाता है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्राशरी में इसी से पढ़ेंगे। जुपिटर से मैं 2 टेक्निक पढ़ाता हूं, एक है 3 लव अफेयर होंगे, या जितने आपके बाल हैं उतने लव अफेयर, काउंटलेस लव अफेयर, काउंटलेस। जुपिटर ये दे देता है,
क्लियर है? अब एक बहुत अच्छा सीक्रेट सूत्र बताता हूं, किसी का भी अभी क्लास में हो तो मैं अगर उसका है वो शेयर कर सकता है, बृहस्पति कहीं पे भी D9 में नीच का हो, द पर्सन इज एक्सीलेंट, मैं उस आदमी को यही सैल्यूट मारता हूं। जिसका भी D9 में अगर बृहस्पति नीच का है उसको सैल्यूट मारिए। उससे एक चीज पूछेंगे वो 10 बताएगा बाबा, वो एक नहीं बताएगा, आपको 10 चीजें और अपने से बता देगा। सच्चे हम्बल सोल, वो भगवान का एक रूप है बाबा। वो आदमी, आप उसे पता पूछो या उससे मान लो मैथ का एक क्वेश्चन पूछो, वो 10 फार्मूले और बता देगा अपने से। सच्चे हम्बल सोल। आप लोग कहते हैं जी मेरा तो बृहस्पति नीच का उपाय करते फिर रहे हो, अरे यार नहीं करना, तू तो भगवान की फोटोकॉपी है। सच्चे नाइस एंड हम्बल पर्सन। आगे चलते हैं। कोई भी आपका कारक ग्रह है, अब D1 के अंदर कोई भी कारक ग्रह होता है, जैसे मान लीजिए शुक्र होता है शादी का, ठीक है, शनि कारक हो गया हमारा प्रोफेशन का, ठीक है। अगर ये ग्रह D9 में राहु केतु के एक्सेस पर आ गए, राहु केतु के एक्सेस पर आ गए, कोई भी कारक अगर राहु केतु के एक्सेस पर आ गया D9 में, खास तौर से D9 में, रिपीट इसलिए कर रहा हूं, वो ज्यादा पीड़ित हो गया बाबा, विल क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल टू यू। कारक है वो, शनि आ गया राहु केतु के एक्सेस पे, गड़बड़ कर गया वो। क्लियर है? सेकेंडली आई विल टीच यू अ डिस्पोजिटर थ्योरी इन द क्लास इटसेल्फ। यानी ये डिस्पोजिटर थ्योरी बहुत जबरदस्त होती है। मकान मालिक कौन है भैया तेरा, उससे बात करेंगे। और डिस्पोजिटर थ्योरी जो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा क्लास में, वो है राहु और केतु की डिस्पोजिटर थ्योरी। वैसे तो सभी प्लैनेट्स का मुझे बताना है, पर राहु केतु का तो मुझे बताना ही बताना है अच्छे से, डिस्पोजिटर थ्योरी। आगे चलते हैं। ये मत सोचिएगा कि 2-4 सूत्र बता दिए क्लास होगी, भाई जब आप पेज भरते रह जाओगे, समझते रह जाओगे कितने सूत्रास लग गए। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, D10। ये जो D1 का आपका 10th हाउस है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ये पूरा चार्ट। जिस तरह आप D1 पढ़ते हैं ऐसे D10 पढ़ना है आपको अलग से। क्लियर है? D10 आप क्या हैं कर्म क्षेत्र में, D2 आपका इन्वेस्टमेंट कैसा है, D3 आप ये सॉरी थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स कैसे हैं, आपका 4th हाउस, D10 में 4th हाउस को पता क्या कैसे पढ़ते हैं, एनवायरमेंट। अगर ये यहाँ पर राहु केतु बैठे हैं तो आपका एनवायरमेंट ठीक नहीं है, ऑफिस अच्छा नहीं है, देयर कुड बी अ क्लटरिंग और इन अ कंजेस्टेड एरिया, सम बैड एरिया लाइक दैट। तो इस तरह से हमने पढ़ना है। फिर हमने क्या पढ़ना है D10 से, सपोज D10 का 10th लॉर्ड है। एक तो हमने पूरे 12 भाव सीखने हैं D10 पढ़ते कैसे हैं। फिर देखिए 10th लॉर्ड जो है वो अगर लगन में बैठा है, द पर्सन इज सेल्फ मेड, सेल्फ मेड है वो। 10th लॉर्ड कहां कहां घूम रहा है, 10th लॉर्ड बैठा कहां है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? ये बड़े अच्छे अच्छे से सूत्रास हैं। अब मान लीजिए किसी का D10 में कोई ग्रह नीच का है, D10 में मान लीजिए हम शनि लेकर चलते हैं, चलिए, तो मैं उसे कहता हूं भैया यू आर ए करोड़पति पर्सन। जिंदगी में ये जीरो से आपको हीरो बनाएगा। पहले आप जीरो होना सीखिए, ईगो को त्याग दो। मान लो किसी का अच्छा भला कारोबार था, वो जीरो हो गया। जीरो का एक एग्जांपल लेना, प्लीज माइंड नहीं करिए, भैया तू रेडी लगा ले, जीरो हो गया ना, डोंट फील शाई। अगर तूने जीरो को एक्सेप्ट करा तो ये हीरो बनाएगा। मैं कहता हूं करोड़पति योगा है ये, बशर्ते दशा आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दशा दिशा बदलती है। वेरी क्लियर, सिंपल सी टेक्निक है। अब एक और सूत्र बताता हूं। ये 10th हाउस में मान लीजिए किसी का शुक्र बना ग्रह और वो D10 में 8वें घर में चला गया। शुक्र 8th हाउस है ना भाई साहब, ये तो गड्ढे में चला गया, सो वेरी बैड, बहुत खराब है।
कैरियर में बहुत तगड़े अप एंड डाउन। मैं देखो अष्टम भाव को अप एंड डाउन लेके चलता हूँ। दोज हु नो अकाउंटेंसी, जिन्होंने 12th में अकाउंट्स पढ़ा हो या बीकॉम किया हो, तो बैलेंस शीट के नीचे वो पढ़ाया जाता था, देयर इज एन कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ऑल ऑफ सडन व्हिच कम्स अप। अगर किसी का 10th लॉर्ड अष्टम भाव में बैठा है D10 के, सारे धंधे छोड़ दे, वास्तु करे, टैरो कार्ड रीडिंग करे, न्यूमरोलॉजी करे, ज्योतिष करे, केपी एस्ट्रोलॉजी करे, नाड़ी करे, अगर वो ऑकल्ट में है तो उसकी 2 रोटी आराम से मिल जाएगी, जीवन कैरियर उसका बन गया, बाकी जगह में दिक्कत आएगी। अगर मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तब सभी पार्टिसिपेंट या स्टूडेंट कह लीजिए, वो बोलते हैं सर ये है वो है, तो मैं उनको बड़े प्यार से ऐसे हाथ रख के बोलता हूं, अब बताओ मैं 10वीं फेल हूं, मेरा करियर कैसे बनेगा, अब सिखाओ मुझे। मजा तब है। अब लोग बोलते थे सर ये इंजीनियरिंग करेगा, ये यहाँ पर ये होगा, ये यहाँ पे इसका एजुकेशन। मैंने कहा भाड़ में गया सारा, ये बताओ मैं 10वीं फेल हूं, अब मेरा करियर बना के दिखा जरा इस चार्ट में। मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं पढ़ाता कि हाँ जी हाँ ये हो गया वो हो गया ना। ये बताओ अब सूत्र कैसे लगेगा। अगर यही आदमी को मैं कहूं कि वो 10th फेल है, वो कहता है जी मैं ज्योतिष करना ही नहीं चाहता, मुझे पसंद ही नहीं है, अब मेरा कैरियर बना के दिखाओ। मैंने कहा 10th फेल है, मजा अब आता है एस्ट्रोलॉजी में। आपने तो कह दिया कुछ भी कर लेंगे, लेकिन कैरियर ऐसा बनाना है जो 100% वर्क करेगा। ग्रेजुएट आदमी के लिए, पढ़े लिखे के लिए तो बहुत अच्छा है 8th हाउस। ठीक है, आगे चलते हैं और अच्छे से सूत्रास बताते हैं। इसके अंदर मैं ये बताता हूं कि कुछ लोग होते हैं जो काम ही नहीं करना चाहते, नॉट इंटरेस्टेड, बातें जितनी मर्जी करा लो, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनी वर्क। मेरे पास एक कंसल्टेंसी के लिए रोहतक से कुंडली आई थी, मेरे ख्याल शायद वो पर्सन बैंक मैनेजर था। मैं उससे कहा कि, मैंने कहा बड़े प्यार से उसको कहा, मैंने कहा बेटे आप अपना टेबल वगैरह साफ करके रखते हो ना, जैसी कोई फाइल आती है यू पास ऑन। ही सेड यस। सो मैंने प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन क्लास में पढ़ाऊंगा, कहाँ प्लेनेट बैठा है। मैंने कहा शर्म नहीं आती, तुम काम करना ही नहीं चाहते, पास ऑन कर देते हो अपने सबॉर्डिनेट्स को। यार काम करना सीखो। व्हाई यू आर कैरिंग द कर्स ऑफ सैटर्न। शनि का कर्ज कैरी कर रहे हो तुम इस जन्म में, और अगले जन्म में तुम्हारा शनि लंका लगा देगा, फिर तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तो कुछ लोग काम करना नहीं चाहते। सो ऐसे जो टेक्निक्स हैं, हिडन सीक्रेट्स हैं, वो सारे मैं रिवील करूंगा क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से। फिर क्या है, D10 को हमने तत्व से समझना है। वेद तत्वमसि कहता है, तत्वमसि वेद। अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व से सिखाए जाएंगे ग्रह कैसे पढ़ते हैं इसमें। वायु, पृथ्वी और जल तत्व। जैसे जल तत्व वाला व्यक्ति ना, उसकी तो वाइफ बेचारी बहुत दुखी होती है, उसकी तो सिंपैथी करनी चाहिए सभी को। वो ऑफिस में भी टेंशन में रहेगा, घर पे भी टेंशन ही लेनी है उसने। किसकी? ऑफिस की। अगर आपका बड़ा अच्छा कारोबार है तो जल तत्व से रिलेटेड व्यक्ति रखो अपने ऑफिस में, वो आपकी टेंशन लेते रहेंगे, घर पे भी आपका ही काम सोचेंगे। ये देखिए, अगर आपने अग्नि तत्व के बंदे रखने हैं तो वो बॉस रखिए अपने यहाँ, जूनियर स्टाफ नहीं रखना अग्नि तत्व का, बॉस रखिए अग्नि तत्व के। मुझे 2 बजे टेबल पे फाइल चाहिए, अग्नि तत्व फायर खोल के रखेगा हर समय, बॉस रखिए अग्नि तत्व के। तो इस तरह से हम लोग इसको बड़ी बारीकी से सीखेंगे और इसको समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट D10 के अंदर आप समझना चाहिए, एज पर द काल पुरुषा कुंडली, मकर राशि 10th हाउस में आती है। फोकस ऑन द मकर राशि वेयर एवर इट सिट इन द D10, कहीं पे भी हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। वो काल पुरुषा का 10th हाउस है, कोई भी लगना हो, कोई भी चार्ट। आपका जरूरी नहीं है मैंने कहा ये है, मान लो किसी का मिथुन लगन है, तब भी आपने 10 नंबर को फोकसिंग करना है D10 के अंदर, बिकॉज इट इज अ 10th हाउस ऑफ द कालपुरुषा कुंडली। इफ इट इज हैविंग टू मच मैलेफिक एप्लिकेशन इन द D10, यानी D10 में ये पाप प्रभाव में ये राशि आ गई, बहुत परेशानी आएंगी, क्योंकि ये काल पुरुषा का 10th हाउस है, दैट रिप्रेजेंट योर कैरियर। इसको देखना है बहुत जरूरी है हमें। बात क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपको D9 वगैरह बताते हैं। ये अब D2 पर आते हैं। D2 का मतलब होता है धन संपत्ति।
धन संपत्ति। इसमें क्या होता है, जैसे D2 यहाँ 2 जगह लिखता हूं। अब ये कहा ये जो 9 ग्रह होते हैं इन्हीं 2 हाउसेस में होंगे, यहां पर, सॉरी, तो इसको कहेंगे सूर्य की होरा। D2 होरा चार्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग चंद्रमा की होरा। क्लियर है सब? अगर सूर्य की होरा में, ठीक है, यहां पर सन है, ये यहां पर सन है, यानी लगन में आया ना, D2 के लगन में आया, द पर्सन इज सेल्फ मेड, प्रयास से किया, सेल्फ मेड है। अब आप देखिए चंद्रमा में यानी मून में जो 4 नंबर राशि, इसमें बहुत सारे ग्रह बैठे हैं या इसमें ग्रह बैठे हैं। चंद्रमा की होरा में यहां पर इंपॉर्टेंट रोल है, चंद्रमा की होरा में सॉरी, कॉन्टिन्यूस सेकंड क्लास है डेमो की, 7 बजे स्टार्ट किया था, अभी 10 बजे मेरी एस्ट्रो वास्तु की भी है। चंद्रमा की होरा में जो ग्रह आएंगे आपको कम परेशान करेंगे। सिंपल सा यहां से दशा का फॉर्मूला सीख लो। आप अभी देखो अपने चार्ट में जिस ग्रह की दशा है, अगर वो चंद्रमा 4 नंबर राशि में बैठे हैं तो कम परेशानी होगी। सूर्य की होरा में ये हो रहा है, सूर्य की ये भी, इसमें जो ग्रह बैठे हैं भाई साहब पसीना निकलवाएंगे आपके, मेहनत खूब मांगेंगे आपसे, बिना मेहनत के कुछ नहीं है सूर्य की होरा में। बाकी डेप्थ में मैं क्लास में दे दूंगा और अच्छे से, फिलहाल मैं ऊपर का ज्ञान सिंपल सा मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं। क्लियर है? अब आप देख लो सूर्य की ओरा में मान लो 5 ग्रह बैठ गए। कितने ग्रह बैठ गए? 5 ग्रह। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो, भैया तेरे को मेहनत करनी है जन्म में, यू आर बोर्न फॉर हार्ड स्ट्रगल इन दिस बर्थ। सिंपल सी बात, चाहे जितने मर्जी राज योगा हो तेरे चार्ट में, अपने को लेना देना नहीं है। सिंपल सा देखा हमने के साथ जो हैं वो बैठे हैं, 5 ग्रह बैठ गए हैं सूर्य की होरा में। चप्पल घिसाई होगी इस जन्म में। नाउ आई विल शेयर यू द मोक्ष योगा आल्सो इन द D2। चंद्रमा के घर में सूर्य महाराज बैठ गए और सूर्य के घर में चंद्रमा बैठ गए। अगर आदमी का मन भगवान से जुड़ गया ढंग से तो इसी जन्म में मोक्ष भी है। जबकि D2 बेसिकली रिप्रेजेंट फॉर वेल्थ, संपत्ति, होरा वेल्थ चार्ट कहलाता है। इसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ओवर रूल करते हैं, दे डोंट बॉदर। तो मेरे पास कोई आता है, मैं उसको देख लेता हूँ ना, ऐसा एक्सचेंज है, मैं कहता हूँ यार तेरे को तो भगवान ने वरदान दिया है भाई, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जा रहे हैं या मेरे पास आना चाहते हैं? अगर भगवान के पास तेरा जाने का मन है चला जाए यार, तेरे को मोक्ष मिल सकता है। क्योंकि मन और आत्मा ने राशि परिवर्तन किया हुआ है। बड़े ध्यान से देखिए, चंद्रमा मनसो जातस्य, सूर्य इज द सोल। तो आत्मा और मन में राशि परिवर्तन है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके जीवन में तरक्की आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हुए D30 चार्ट पर चलते हैं। D30 चार्ट त्रिशांश कुंडली भी बोलते हैं इसको हिंदी में, त्रिशांश कुंडली। ये जो लगन होता है इसका ये बताता है हमारे सेल्फ दोष। लगन क्या बताता है? हमें क्या अवगुण हैं। बात क्लियर? यानी जो प्रॉब्लम आ रही है क्या वो मैंने पैदा करी है? D30 का लगन ये बताता है कि जो समस्या आई है क्या वो मैंने पैदा करी है। तो जब हम रेमेडी वाला हिस्सा पढ़ेंगे, मैं इसमें इसका पार्ट का मैं रेमेडी बताऊंगा कि अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसकी क्या रेमेडी करनी है जिससे वो भार हल्का हो। क्लियर है? अब इसका 8वां घर ये बताता है D30 का कि हमारे को जो बीमारियां, हमारे को जो कष्ट आने हैं वो कष्ट पूर्व जन्म के कर्मों से आए हैं। वी कैरी
we carry the disease as well as the problem from our previous birth. ये 8th house बताएगा, 8th house. क्लियर है? अब ये जो 10th हाउस है, ये क्या बताता है? D10 के अंदर हम ना प्रॉब्लम पैदा करते हैं। कोई अच्छा वाला काम कर रहा है, उसके टांग अड़ाएंगे, फिर बॉस को जाके भड़काएंगे, सर इसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए, इसने काम अच्छा नहीं किया। ये जो टांग अड़ाने वाले काम है ना, वो देखो कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। और आप अपने आप में झांक कर देखिए, मैं क्यों ऐसे कर्म कर रहा हूं? क्योंकि आप जिस टाइप के कर्म करेंगे, वही उसका जो कारक ग्रह है, वो अगले जन्म में पीड़ित पाओगे आप। सिंपल सी बात। मान लो कोई लड़का लड़की का लव अफेयर है, आपने बाजी मार दी, उसकी शादी नहीं हुई। मान लो किसी की मैरिज हो गई, एंगेजमेंट हो गई, आपने बाजी मार दी, शादी टूट गई, तो भाई साहब अगले जन्म में आपका शुक्र बेड़ा गर्क पाओगे। सिंपल सी थ्योरी है। तो ये कर्मा की जो थ्योरी है, मैं पहले नहीं पढ़ाता था D30 चार्ट, अभी मैंने ऐड ऑन किया है इसको। ठीक है, तो इसके अंदर इस चीज को देखेंगे ध्यान से। इसमें D30 चार्ट एक चीज हमें और अच्छी बताता है। आप जब D1 D9 का एनालाइज करते हैं कि शादी नहीं हो रही, देयर आर सम ट्रबल इन द योगा, नाउ चेक वेदर सूर्य इज सिटिंग इन द लग्न, मींस सॉरी टू से यू विल नॉट गेट मैरिड। बट सूर्य के बैठने मात्र से आप कहते हैं यू विल नॉट गेट मैरिड, एज अ स्टूपिड आंसर। फर्स्ट यू हैव टू सी D1 में क्या देयर इज अ प्रॉब्लम इन द मैरिज। पर्सन 30 साल का हो गया, नहीं हो रहा। D9 में भी दिक्कत हो रही है, नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो क्या है कि अब आप ये देखो D30 में अगर सूर्य लगन में बैठा है, सॉरी टू से बोल दिए भाई साहब, विचार त्याग दीजिए, एंजॉय लुत्फ स्वामी। ठीक है। दूसरा D30 का जो मैंने आपको बताया है, ये जन्मजात दोष लाए होते हैं। कहां से आते हैं? पूर्व जन्म से। पूर्व जन्म से आएंगे। तो वो मैं क्लास के अंदर बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा। केवल ये नहीं है कि एक दो सूत्रास बता दिए और आप पढ़ लिए और चले गए। भाई साहब मेरे सूत्रास तो आप लिखते रहो, और ऐसे सूत्र जो आपको रोज जो है वर्किंग में आए। और मैं तो ये चाहता हूं कि सब लोग अपना चार्ट लेके बैठे पहली क्लास में। भैया करो, डिस्कस करके चलो आगे, क्या दिक्कत है? हाँ, मैं उन लोगों को आई नेवर एंटरटेन जो आर्ग्यू करते हैं, समझना नहीं चाहते, और क्या कहते हैं, सिर्फ समझने की बजाय अपना व्यूज पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख पाते। मैंने देख लिया। तो ये जो चीज है, इस चीज को ध्यान देना है हमें। अब जो है मेन पॉइंट पर आते हैं। ये क्लास कल स्टार्ट होगी, मंडे को। मंडे को स्टार्ट होगी 8:05 से लेके 9:05 पे ये क्लास चलेगी, डेली बेसिस पर चलेगी। ये क्लास होगी 5 डेज की। क्लियर है? और इसका फीस है 2345। सो आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सूत्रास। और आपको YouTube रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगी YouTube में, वैसी ही फॉर्म के अंदर आपको क्लास वीडियो मिलेगी लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। क्लियर है? किसी को अब कोई क्वेरी है तो वो मेरे से पूछ सकता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक मिनट, स्टॉप शेयरिंग, हाँ ठीक है। किसी को कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, आप ऋषि जी अपने आप को अनम्यूट करिए, पूछिए सर, क्या पूछना जी है? प्रणाम जी। प्रणाम मैं सर। सिर्फ मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था आपसे कि मैं इसमें ना अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो क्या ऐसा कुछ चार्ट से पता लग सकता है कि भाई मैं पैसा लगाऊं, टाइम भी लगाऊं और पता लगे कि मैं सक्सीड ना कर पाऊं आगे जाके किसमें? एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में? में? जी। आज जो मेरी क्लास में मैं आपको 100% लिख करके दूंगा, रिकॉर्डिंग में आएगा। और बोलो, इतना जिगर होना चाहिए किसी के पास। अगर तो आप में योगास होंगे ना, मैं दिखा दूंगा आपको। ओके। क्लियर? योगास होंगे, मैं दिखा दूंगा, मैं साइन भी मार दूंगा कि साहब आपके पास ये योगास हैं। ठीक है ओके। सर, उस मामले में तो निश्चिंत रहिए। कुछ अगर नहीं ऐसा होंगे तो मतलब कोई। मैं आपको मना कर दूंगा। अभी 10 बजे एस्ट्रो वास्तु की क्लास होती है, तो जब कभी मैं डेमो लेता हूँ तो कोई लोग आ जाते हैं बेचारे, वो कहते हैं हमें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है। तो मैं उन्हें हाथ जोड़ता हूँ, भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, तेरे को जब ABCD आता ही नहीं है, क्यों पैसे खराब कर रहा है भाई?
व्हाई यू आर वेस्टिंग द मनी है। तो ये गुरु का धर्म बनता है कि उसको पहले ही कह दे भैया मत ज्वाइन करो। अब मैं जब नाड़ी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीक, मेरा नाड़ी का आएगा सूत्र, तो मैं पहले ही कह देता हूँ वैदिक का एबीसीडी पता होना चाहिए नाड़ी के लिए, क्योंकि जब मैं वैदिक पढ़ाता हूँ, अब मैं यही जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये D9, तो कई बार बीच में मेरे मुंह से नाड़ी के सूत्रास निकल जाते हैं, निकल गए तो मैंने दे दिया आपका हैंडओवर, जिनको आती है उनका तो फायदा हो गया ना, समझिए। तो ऐसे ही है। अब मैं इसके बाद जो लेवल 3 होता है, जब मैं ट्रांजिट पढ़ाता हूँ, वेदी का तो ट्रांजिट एक लाइन का है, पर सारा ट्रांजिट में नाड़ी का पढ़ा देता हूँ। उनको पता, बाद में बताता हूँ भाई साहब नाड़ी पढ़ी है आपने, वेदिक नहीं पढ़ा है आपने, सारा ट्रांजिट नाड़ी का पढ़ा हुआ है। क्योंकि वेदिक में तो सिंपल सा सूत्र है, शनि पर शनि का गोचर वो पीड़ा देगा, केतु अपने से दूसरा हो ट्रांजिट में पीड़ा देगा, बस यहीं तक है ना, उससे आगे क्या है धनिया है। उसके बाद जितना ट्रांजिट है मेरे को सारा वैदिक से बजाय नाड़ी से सिखा देता हूं, ये ले जाओ। क्लियर है सर? आप में योगा होंगे, आई इजीली एक्सप्लेन कि साहब हाँ आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कहूंगा भाई साहब आप ये कोर्स कर लीजिए और भूल जाइए ज्योतिष। क्लियर है सर? ये है। चलिए, एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन? सर इसमें कौन कौन से चार्ट्स दिखाएंगे आप? इसमें आप ये 9 D9 D2 सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए नीलिमा जी, D2 चार्ट होगा, होरा चार्ट बोलते हैं। D9 नमाज कुंडली होती है, जिसे शादी के लिए नहीं हर चीज के लिए देखना चाहिए। उसके बाद D10 होता है हमारा कर्म क्षेत्र, और D30 हमारे कर्मास। ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसमें फीमेल का कैरेक्टर ढूंढने में लगाते हैं कि स्त्री का चरित्र दोष कितना है। भाई तू पहले अपना तो देख ले, दूसरे के ढूंढने में लगे। समझ रहे हैं ना? खुद तो राम नहीं है, बीवी सीता चाहिए, तो तुम्हारी सोच तो छोटी है ना। एक D64 भी होता है ना सर? वो नहीं लेने की जरूरत हमें, नहीं लेने ये नहीं, वो 64वां नमाज D9 में पढ़ाया जाएगा। अच्छा D9, ओके। D9 में 64th नमांशा पढ़ाया जाएगा। जब भी ट्रांजिट का कोई मेलेफिक प्लेनेट आएगा उसमें, दैट गिव्स यू पेन रिलेटेड विद योर बॉडी एज वेल एज योर मेंटल पेन। क्लियर? मैं डीपली, आप चार्ट लेके बैठना ना क्लास में, मैंने कहा मना करा है। आप अपने चार्ट खोलो, पहली क्लास में चार्ट खोल के बैठो, जब मैं टेक्निक पढ़ाऊं तो आप देखते जाओ है या नहीं है, देन हैव अ डिस्कशन विद मी, मेरे को क्या दिक्कत है जी। क्लियर? चलिए ठीक है, कल से स्टार्ट हो रहा है 8:05 में। हाँ सर, मोस्टली आई जॉइन दिस। सर इसमें भी विंशोत्तरी दशा देखेंगे? नहीं, इसमें नहीं है, इसमें विष्णुंदरी दशा का कोई रोल नहीं है। जहां होता है मैं स्पष्ट बोलता हूँ। ओके, ठीक है ना? वो थर्ड लेवल में है, इसके बाद एक थर्ड लेवल आएगा, तो उसके अंदर दशा, डिग्री, 4 चीजें पढ़ा देता हूँ। छोटा सा फीस उसका रखा हुआ है मैंने, उसमें दशा भी पढ़ाता हूँ, डिग्री भी पढ़ाता हूँ, नक्षत्र भी पढ़ाता हूँ। समझ गए? कौन सा वाला क्लास? इसके बाद लेवल 3 है, पहले ये सीखोगे तो लेवल 3 पर पहुंचोगे ना। ओके। मेरे कई पार्टिसिपेंट स्टूडेंट कह लीजिए, उन्होंने डिग्री देखते कुंडली बंद कर देते हैं। मैंने कहा बस खत्म, कोई दिमाग नहीं लगाना, आपने देख लिया ना डिग्री, इसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, हटाओ इसको। तो ऐसे ऐसे सूत्रास हैंड ओवर हो जाते हैं। ओके, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द। अभी मैं आ रहा हूँ फिर 10 बजे।